नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूज अपडेट यूपी यूके से आकाश मोदनवाल। चलिए आज की ताजा खबर देखें। अत्रौलिया जनसंपर्क यात्रा के दौरान अत्रौलिया विधानसभा पहुंचे गगन यादव। निरहुआ पर कसा तंज, बोले निरहुआ की राजनीति हुई खत्म। बता दें कि रविवार को अपने जनसंपर्क यात्रा पर निकले गगन यादव ने पत्र प्रतिनिधि से वार्ता करते हुए कहा कि युवाओं को जोड़ने अत्रौलिया विधानसभा पहुंचा हूं, यहां से गाजीपुर और बलिया जाएंगे। जितनी भी कड़ियां हमारी टूटी हुई है उन्हें जोड़कर मजबूत बनाया जाए। लड़ाई बहुत बड़ी है, इस लड़ाई में अगर युवा हमारा साथ देते हैं तो आने वाले समय में हम इनको पूरा भरोसा दिलाते हैं, आने वाले समय में यह अपना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बना पाएंगे। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक युवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके साथ हूँ। पवई में हुए पुलिस के साथ दुर्व्यवहार पर बोले कि बहुत ही दुखद है, हमने उनको पूरा भरोसा दिलाया है। एक पुलिस वाला अपने पूरे जीवन में सिर्फ सल्यूट मारता रहता है, चाहे वह उनके अधिकारी हो या बड़े लोग। आने वाले समय में हम उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, इसीलिए लोग समझते हैं कि यह बाहुबली है। अहीर रेजिमेंट बनाने के सवाल पर कहा कि मुझे इस काम में सफलता मिल रही है। जिस तरह से जाति आधारित भारतीय सेना में रेजिमेंट बनी हुई है, उसी तरह अहीर रेजिमेंट भी बनाया जाए, जिससे हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान को संतुष्टि मिल पाए। निरहुआ के अहीर रेजिमेंट बनाने के सवाल पर कहा कि एक कलाकार कभी जमीनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि वह कभी जमीन देखी ही नहीं है। सरकार सिर्फ वोट के लिए कलाकारों को टिकट दे रही है, जिससे उनका वोट बैंक तो बन जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नहीं होती। कलाकार कभी राजनीति नहीं कर पाता है। लोगों की लड़ाई के लिए सहन शक्ति होनी चाहिए। एक नेता सबसे ज्यादा गाली सुनता है। निरहुआ की राजनीति खत्म हो चुकी है, वह सिर्फ राजनीति में 2 साल के लिए आए थे, उनके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे। सरकार पर प्रहार करते हुए कहा, इनके पास कोई योजना नहीं है, अगर योजना होती तो आज देश का युवा दर दर की ठोकरें नहीं खाता। आज लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, 2027 में इसका जवाब देने के लिए युवा तैयार है। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी मुझे आना है, अगर राजनीति में ना आना होता तो इस तरह से नहीं भटक रहे होते। लोगों के बीच काम करने आया हूँ, काम पसंद आएगा तो लोग स्वीकार लेंगे। आने वाले समय में मैं अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं, क्योंकि यहां पर गगन यादव पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले में 10 साल में गगन यादव को लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। सबसे पहले भैया ये बताइए, आज आप अत्रौलिया विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, युवाओं का इतना भीड़ भी लगी है, क्या मकसद था अत्रौलिया विधानसभा क्षेत्र में आने का, और इसके बारे में? हमारा रूट लगा हुआ था, अभी हम जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं और इसी दौरान हमारा रात का स्टे यहाँ का रहा और यहाँ से हम लोग अब मूव करने वाले हैं गाजीपुर और बलिया के लिए। यहाँ आकर, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि जहाँ भी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ इसी विचारधारा और मानसिकता के साथ जाते हैं कि जितनी भी कड़ियाँ हमारी टूटी हुई हैं, उन कड़ियों को जोड़कर उन्हें मजबूत बनाया जाए और इन युवाओं को न सिर्फ इनके विधानसभा में, न सिर्फ आपके अत्रौलिया विधानसभा में, बल्कि पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन्हें मजबूती प्रदान की जाए। तो बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई के साथ अगर ये लोग हमारा साथ देते हैं तो फिर आगे आने वाले समय में हम इनको भरोसा दिलाते हैं कि ना सिर्फ ये उत्तर प्रदेश से अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, बल्कि आगे आने वाले समय में ये अपना प्रधानमंत्री भी बना पाएंगे। पवई थाना में आपसे मिलकर एक सब इंस्पेक्टर को महंगा पड़ा, जो पुलिस अधीक्षक ने उसको सस्पेंड कर दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, हालांकि वो अब बहाल हो चुके हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एक पुलिस वाला पूरे जीवन अपने सैल्यूट मारता रहता है अपने अधिकारियों को, कभी किसी नेता को। उसे ये नहीं पता होता, वो मासूम होता है, उसे नहीं पता होता कि जब वो देखता है कि बड़ा काफिला आ रहा है तो वो अचानक से उसका पैर और हाथ उठ जाता है। उसको क्या मालूम कि गाड़ी में कौन बैठा था, कौन नहीं बैठा था। हालांकि ऐसा हमारे साथ कई दफा होता है। बहुत लोग आते हैं तो हाथ भी मिलाते हैं, कई अधिकारी हाथ मिलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें सस्पेंड कर देंगे। ये गलत संदेश गया था और हमने उन्हें भरोसा दिलाया है कि ये समय आपके विपरीत ज़रूर था, लेकिन हम आने वाले समय में आपके सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। और एक और हमने भरोसा दिलाया है, यहाँ मैं आप लोगों के माध्यम से कह देना चाहता हूँ
कि उनके द्वारा लगाया गया सैल्यूट, जो कि हमने ट्वीट भी किया था, उनके द्वारा लगाया गया सैल्यूट हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आगे आने वाले समय में हम भरोसा दिलाते हैं ऐसा ही गोपाल मौर्य जी को कि कई अधिकारी ऐसे ही सैल्यूट मारेंगे। इतना हमें विश्वास है अपने काम पर, तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हमने किसी गलत आदमी को तो सैल्यूट नहीं मार दिया, क्योंकि बहुत लोगों ने इस चीज़ को भी चलाने का काम किया कि ये गुंडे को सैल्यूट मार रहे हैं। दाढ़ी रख लेने से कोई गुंडा थोड़े ना होता है। आप हमारे काम देखिएगा, आप हमें एक बार समझने का प्रयास कीजिए। जो सैल्यूट मारे दिखने से हम जरूर थोड़े खूंखार लग सकते हैं, लेकिन दिल हमारा बहुत प्यारा है। जैसे सैल्यूट मारने को सस्पेंड किया गया था, क्या सरकार या कुछ शासन आपको गुंडा समझती है आप या अपराधी समझती है, क्यों किया गया था सर? आप समझने का प्रयास करें कि जो भी व्यक्ति लड़ाई लड़ने का काम करेगा तो लोगों के दिमाग में क्या संदेश जाता है कि ये लड़ रहा है, इसका मतलब ये बाहुबली है। बाहुबली टैग दे देना ये एक नेगेटिव चीज को रिप्रेजेंट करता है इनके तरीके से अगर देखा जाए तो। अगर हम अपनी ताकत का इस्तेमाल गरीबों को न्याय दिलाने में, इंसाफ दिलाने में, रोते हुए लोगों के आंसू पोंछने में, कमज़ोरों को ताकत देने के लिए, बेजुबानों को आवाज़ देने के लिए अगर उस ताकत का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक बात बताइए, ये काम कोई गुंडा करेगा या वो आदमी करेगा जिसकी सोच बहुत बड़ी है और जिसका दिल बहुत बड़ा है। एक ये आप अही रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहे हैं, इसके लिए आपको कितनी सफलता मिल सकती है? सफलता मिल रही है और कई वर्षों से हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और नौजवान साथियों को बताने का काम कर रहे हैं कि जिस प्रकार तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स की व्यवस्था भारतीय सेना में बनी हुई है, इसी प्रकार भारतीय सेना में जाति आधारित रेजिमेंट्स के नाम पर यादव समाज की भी रेजिमेंट बने, जिससे हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को संतुष्टि मिल पाए। हमारे समाज से आप रिसेंटली देखेंगे, नव वर्ष के बाद ही आपको सुनने में आया होगा कि सबसे ज़्यादा, मैं तो अभी का बता रहा हूँ, मैं पिछले के आंकड़े नहीं बताऊंगा आपको, सबसे ज़्यादा देशभक्ति इस माँ भारती के लिए शहादत देने वालों की अगर आप बात करेंगे तो वो अभी यादव हैं। तो जब भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी आपकी है तो क्यों नहीं आपकी रेजिमेंट बन रही है? और जितनी भी रेजिमेंट्स की व्यवस्था बनी थी जाति आधारित की, वो अंग्रेज़ों के शासनकाल में बनी थी। तो क्या आप आज की तारीख में गुलाम हैं? हमें तो नहीं लगता गुलाम हैं आप। अगर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप राजनीतिक गुलाम हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की कोई गुलामी, कोई हुकूमत आपके ऊपर अभी नहीं चल रही है। तो जागिए और अपनी रेजिमेंट्स की आप लोग मांग कीजिए। आजमगढ़ में पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी अही रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहे हैं, क्या आप उनके विषय पे चर्चा करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे या आगे बढ़ेंगे? नहीं, उनके बारे में मैं क्या बात करूं। देखिए, मैं उनको उनका कैसा व्यक्तित्व है मैं नहीं जानता हूं, मैं किसी पर टिप्पणी भी नहीं करता हूं, लेकिन इतना ज़रूर समझता हूं और इतना ज़रूर कह देना चाहता हूं कि राजनीति एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है। ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोफेशन है। यहाँ पर अगर कलाकारों को एंट्री मिलेगी तो ज़मीनी संघर्ष कौन करेगा? कलाकार कैमरे पर आकर आपको एंटरटेन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी आपके लोगों के लिए लड़ाई लड़ने की, न्याय की बात करने की, तो वो कलाकार फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी ज़मीन नहीं देखी होती है। तो नेता आप उसी को बनाएं जो ज़मीनी संघर्ष करते हैं और आप लोगों के सुख दुख का वो हिस्सा बनते हैं। अब कल को हम बन जाएं। और आज की तारीख में भाजपा बहुत कलाकारों को अपने पार्टी में इन्वॉल्व कर रही है, एंट्री दे रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि कलाकार हमारी कभी बगावत करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास उतना दिमाग है नहीं कि वो राजनीतिक बात कर पाए। हाँ, हमें चेहरे की जरूरत है, तो चेहरा हमें मिल जाएगा यहाँ से, उसके कुछ फॉलोवर्स होंगे, उसके चाहने वाले लोग होंगे, तो हमें वोट मिल जाएगा। वोट में कन्वर्ट करने का वो लोग प्रयास करते हैं कलाकारों को एंट्री देकर, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कलाकार राजनीति नहीं कर पाएगा। आप कल को ये कहने लगे कि शाहरुख खान को, सलमान खान को हम चुनाव लड़वाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? जिस आदमी का जो काम है उसे वही करने दीजिए ना। आप अगर कोई नेतागिरी कर रहा है उसे नेतागिरी करने दीजिए, कोई खिलाड़ी है तो उसे खेलने दीजिए, कोई व्यापारी है तो उसे व्यापार करने दीजिए, कोई नेतागिरी कर रहा है उसे नेतागिरी करने दीजिए। इन सबको अगर आप मिक्स करेंगे तो आप कभी भी जनता की आवाज़ को नहीं उठा पाएंगे, ना ही उनकी लड़ाइयों को कभी मजबूती से लड़ पाएंगे। लड़ाई लड़ने के लिए वैचारिक ताकत भी होनी चाहिए और आपके अंदर इतनी सहन शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाली सुनता है साहब नेता। इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कोई भी कलाकार गाली। तो उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। वो सिर्फ 2 साल के लिए आए थे
और आपको भी पता है उपचुनाव कोई भी लड़े, एग्जिस्टिंग पार्टी अपनी तरफ खींच ही लेती है उस सीट को, तो उनको मैं नेता नहीं समझता हूँ। प्रदेश सरकार की कार्यशैली पे आपका क्या कहना है? कुछ नहीं है साहब, इनके बारे में तो क्या ही कहें, आप सब देख रहे हैं। कोई योजना नहीं है इनके पास। अगर योजना होती तो आज युवा दर बदर भटक ना रहा होता, लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो ना हो रहा होता। तो दुख तो बहुत है, जिस दुख को मैं 2-4 मिनट में क्या बयां कर पाऊंगा, 27 में जनता इस दुख को बताने का काम करेगी। जो भी लोग प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जिन्हें सताया गया है, वो खुद 27 में जवाब देंगे और वो बताएंगे आपको कि प्रदेश की कार्यशैली कैसी है मौजूदा सरकार की। आखिरी सवाल ये है कि क्या आप भविष्य में राजनीति में भी कदम रखेंगे? आप राजनीति आते ही आप किस पार्टी को पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल रखेंगे। अगर राजनीति में ना आना होता तो फिर हम ऐसे ना भटक रहे होते। राजनीति में आना है साहब। अगर मैं आज ये कह दूं कि मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूं आपके बीच आकर, तो ये कहना शायद मैं आपको धोखे में रख रहा हूं। ये कहना गलत होगा। मैं करना चाहता हूं, और जो भी युवा साथी राजनीति करना चाहता है वो करे, लेकिन भाव, ईमानदारी आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो राजनीति में आपकी कोई जगह नहीं है। और अक्सर लोग कहते हैं अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर बुरे लोग इस राजनीति को खराब कर देंगे। तो मैं तो ना अपने आप को अच्छा समझता हूँ ना बुरा समझता हूँ। काम करने आया हूँ, काम पसंद आएगा तो स्वीकार लेना। हाँ, राजनीति में मैं अपने आप को कहाँ तक देख रहा हूँ ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ। मैं अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं, इसके बाहर, क्योंकि यहाँ पर हमारे नेता बढ़िया काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इनको हम सपोर्ट करें, लेकिन इसके बाहर आप देखेंगे कि आने वाले समय में 10 साल लग जाएं, 20 साल लग जाएं, गगन यादव को आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखने वाले हैं। ये मैं आपको कहकर जा रहा हूँ। और मैं उसी किस पार्टी जाने की संभावना? उसी हिसाब से आज की तारीख में काम कर रहा हूँ। सोच बड़ी है, काम बड़ा करना है, विजन बहुत बड़ा है, और इसी विजन और सोच के साथ मैं अपने साथियों को जोड़ना चाहता हूँ, इस मिशन के साथ जोड़ना चाहता हूँ, और आगे आने वाले समय में इन्हीं लोगों की लड़ाइयों को लड़ने का मैं काम करूँगा। किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? किस पार्टी, कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? दूसरा विषय रहेगा। हाँ, फिलहाल मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, हम समाजवादी लोग हैं, क्योंकि समाजवादी लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हैं। तो जो भी इनकी लड़ाई लड़ते हैं उनको मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ही मौका दिया होता है ऐसे कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाने का। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसी पार्टी को आगे राष्ट्र पार्टी बनाने का, और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी जानते हैं कि गगन यादव को अगर मौका मिला तो ये जल्द ही समाजवादी पार्टी को राष्ट्र पार्टी बनाने की ताकत रखता है, और ये हम कई दफ़ा उनको बोल चुके हैं। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में आप आए हुए हैं, युवाओं का जुनून लगा है, उनके लिए गगन यादव का क्या संदेश रहेगा, इसके बारे में? जितना भी ये हमें प्यार देते हैं उसके लिए हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे। धन्यवाद।